फॉलो करना एफआरएफ है। एफआरएफ मतलब फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंपनीज का फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है। तो एक्ट होता है, आपको पता है, इतना तो बताया मैंने कभी तो ज़िंदगी में। एक एक्ट होता है, एक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस होते हैं, उसके अंदर सब क्लॉजेस होते हैं, उसके अंदर पैरा होता है। तो वैसे एक्ट के अंदर चैप्टर्स के साथ साथ शेड्यूल होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ चैप्टर खत्म होते हैं वहाँ पे शेड्यूल्स होते हैं। उसमें का शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो पूरा जो कंपनीज एक्ट 400-500 सेक्शंस का जब खत्म होता है तो उसके पीछे एक शेड्यूल है, शेड्यूल 3, जिसमें फॉर्मेट दिया गया है, जिसको आप वर्टिकल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो, या जो ब्लैक हाउस में आप बनाते हो, वो कहाँ पे लिखा गया है? शेड्यूल 3 में। तो अगर आप कंपनी हो और अगर आप शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करोगे तो आपने डायरेक्टली वायलेशन किया है एफआरएफ का, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। आपके पास चॉइस नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एसेट को पहले लिखता हूँ, लाइबिलिटी को बाद में लिखता हूँ ना, करंट एसेट ऊपर लिखता हूँ, फिक्स एसेट नीचे। आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन दैट बिकॉज शेड्यूल इज स्टैंडर्ड। एवरी कंपनी हैज़ टू फॉलो द सेम फॉर्मेट और उसका लॉजिक पूरा अकाउंट्स में लिखा है। उसके लिए आपको अकाउंट्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे, राइट? तो एज अ ऑडिटर हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम ऑडिट करते रहते हैं। तो भैया एक तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सारे एस्पेक्ट जो है उस एंटिटी को लेके मैक्सिमम सारे एस्पेक्ट कवर हो जाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। मतलब कुछ छूट जाना चाहिए क्या? सारे एसेट रिकॉर्ड होनी चाहिए कि कुछ मेन एसेट रिकॉर्ड होनी चाहिए? सारे एसेट। सारा इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए कि खाली मेन इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए? लेकिन आपको बाद में पता चलता है ना कि सारा इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब आप 26A वगैरह डाउनलोड करते हो, TIS AI डाउनलोड करते हो, आपको पता चलता है सारा इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमें रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा उनसे सारा इनकम, ठीक है? सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए कि कुछ एक्सपेंस छूट जाना चाहिए? सारा होना चाहिए। अच्छा, जितना है उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सारा मतलब समझ रहे हो ना? सारा मतलब जितना है उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। मतलब जो है वैसा रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दैट इज ऑल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रिलायबल मतलब भरोसेमंद होनी चाहिए कि ऐसे लिखो कि भरोसा ही नहीं होना चाहिए किसी का उसके ऊपर? रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है ना? और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ऑडिटर कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी है उसको, उसके ऊपर हम एज अ नॉर्मल पब्लिक यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड दे रिलाई और नॉट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब उसमें हम नहीं बोलते एक एक रुपए का हिसाब बताओ, एक एक रुपए का बताएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सफिशिएंट होना चाहिए ना। आपके ऑफिस में से 10 रुपये चला गया, चोरी हो गया, गिर गया, अभी उसका रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार अगर कोई बड़ा चीज़ है जो सफिशिएंट है, जो जिसका जाना चाहिए इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर तक, वो तो जाना चाहिए, राइट? प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए। घुमा घुमा के चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर मतलब जो हुआ है वो हुआ है। फैक्ट्री में आग लगी थी, आग लगने के बाद इतना इतना लॉस हुआ, इतना इंश्योरेंस क्लेम आया है, या इतना इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है, या इंश्योरेंस क्लेम नहीं आ रहा है, जो हुआ है उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्क्लोज करना मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है एक कंपनी का दूसरे कंपनी से, ठीक है ना? नहीं तो सर्विस एंटिटी को भी आप लोग लिखते हो, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। हमने देखा है ऐसे, अरे सर्विस एंटिटी है उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं है, आपने अकाउंटिंग नोट्स में डाल दिया उधर। तो ये डमनेस अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी वो कम होते जाएगी, राइट? तो डिस्क्लोजर प्रॉपर होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला नहीं। ऐसा यहां पे लिखा है। सर ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता वो भी तो बताओ। हाँ जी, वो भी बता देता हूं क्या इंक्लूड नहीं होता। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, ठीक है ना? ये देखो क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे, उन्होंने पहले उसको फटाफट कवर किया है। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कनेक्टेड है वो सारे एस्पेक्ट का आपको ऑडिट करना है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं लाइबिलिटी का ऑडिट करता हूँ, एसेट का नहीं करता, करंट एसेट का करता हूँ, फिक्स एसेट का नहीं करता, इनकम का करता हूँ, एक्सपेंस का नहीं करता, इन एक्सपेंस का करता हूँ, इन एक्सपेंस का नहीं करता। यू कैन नॉट चूज। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है, हर इंफॉर्मेशन की आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करना पड़ेगा। आपके ऑडिट में वो सब कुछ कवर होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। सेकंड क्या लिखा है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। देखना है आपको कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, रिलायबल है कि नॉट रिलायबल है। प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए। एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, आपको क्या देना था अल्टीमेटली? ओपिनियन, ठीक है ना? ओपिनियन कंफ्यूजिंग होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? ये हमें करना है।
हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज ऑडिटर? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बैलेंस शीट बन के प्रिंट होके आनी चाहिए लीगली, और फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे? साइन। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी थियोरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में गैप क्रिएट है तो है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लॉ क्या बोलता है, मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ। लॉ बोलता है कि सामने कंपनी प्रिंट करेगी, डायरेक्टर पहले साइन करेंगे, उसके बाद ऑडिटर के पास आएगी, ऑडिटर की साइन लास्ट साइन होनी चाहिए। कभी कभी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, ऑडिटर पहले प्रिंट करता है, ऑडिटर के ऑफिस में प्रिंट होता है, ऑडिटर पहले साइन करता है, अभी तक ओनर ने साइन ही नहीं किया और अपलोड भी हो जाता है हमारे यहाँ पे। बिकॉज वी डोंट टेक लॉ सीरियसली, और इसलिए मैं लॉ पढ़ा रहा हूं आपको। और आप सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको लॉ पता ही नहीं ना। सीरियसली तो इंसान वो लेगा ना जिसको लॉ पता है, ठीक है। ड्यूटीज आउटसाइड स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफ ऑडिटर। कोई कंपनी आके मुझे बता रहा है कि हमें हमारे कंपनी का 5 साल का फ्यूचर बताओ सर। मेरा एज ऑडिटर काम है वो अगले 5 साल का प्रोजेक्शन करना, 5 साल का फ्यूचर बताना, कमेंट करना कि कंपनी आगे ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। आगे की बात नहीं करनी है, जो हो गया खाली उसकी। आप ऑडिटर हो, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए कुंडली दिखाई, आपका मैं भविष्य बताता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट उसकी कुंडली होती है, वो देख के पता चलता है भविष्य। लेकिन बताना है क्या? किसी को एश्योरेंस देना है क्या? अरे मैं बोलता हूँ चल कंपनी में पैसे लगा डबल हो जाएगा। ये धंधे हमें नहीं करने हैं। कंपनी में ये हुआ था, ये रिपोर्ट हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है वो सही है। हमारा खाली पास का डेटा के ऊपर काम होता है। वी आर नॉट फ्यूचर ओरिएंटेड पीपल। दैट इज वीकनेस ऑल्सो ऑफ ऑडिटर। एज अ ऑडिटर वो मेरी वीकनेस है, लेकिन मेरी औकात के बाहर का काम में नहीं करेगा एज ऑडिटर। तो ऑडिट छोड़ दो, फिर बाद में एक बार ऑडिट ड्रॉप कर दो, फिर आपको जो करना है वो करो। एज अ ऑडिटर आपकी कुछ एथिक्स, कुछ मोरालिटी, कुछ लॉ आपको एप्लीकेबल होता है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये लॉ है, ये भाषण नहीं है, ये कानून है जिसको हमें फॉलो करना है। एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई बोलता है कि किसी के बैलेंस शीट में कोल माइन है, क्या मैं बता सकता हूं उसके अंदर कोल कितना है? क्या वो मेरी एक्सपर्टीज है? बताइए। कोई एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्या मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, उसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज है? तो जो एरिया मेरे एक्सपर्टीज के बाहर का है, आप उस पर मेरी सर्टिफिकेशन मत मांगो। उसके लिए आप एक्सपर्ट को बुलाओ। इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो लोग सर्टिफाई करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं है। दैट इज बिल्डिंग बैलेंस शीट में है कि नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, पेमेंट किया था कि नहीं किया था, वो मेरी एक्सपर्टीज है। ये बिल्डिंग में 18 mm का बार यूज होना था कि 12 mm का बार यूज होना था, वो मेरी एक्सपर्टीज में नहीं आता। वो तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर करेगा। तो आप मेरे से आप ऑडिटर को, कल अगर बिल्डिंग गिर गई, किसी कंपनी का मैंने ऑडिट किया और उसकी बिल्डिंग गिर गई, गिरती है कि नहीं बिल्डिंग? यहाँ वहाँ पे बिल्डिंग या ब्रिज गिरते हैं, तो क्या ऑडिटर को ब्लेम करोगे? अरे ऑडिटर साहब आपने तो ऑडिट किया था। अरे भैया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था, मैंने देखा टीडीएस टाइम पे कट हुआ है कि नहीं, जीएसटी टाइम पे हुआ है कि नहीं, वो सीमेंट और स्टील कितना यूज करने का, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता ना। वो एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्टीज एरिया से नहीं कनेक्टेड है। मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सपर्ट हूँ, मैं ऑडिट का एक्सपर्ट हूँ, मैं इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं इंजीनियरिंग मॉडल्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ। राइट सर, चोरी मिल गई आपको कभी कंपनी में, मिल गई, आपको पता चल गया कि चोरी हुई है यहाँ पे, क्या अभी आप रातों रात सीक्रेट सारे एजेंट बुला के अपने आर्टिकल्स लेके इन्वेस्टिगेशन चालू करोगे? किसने की, कब की, कैसे की? इन्वेस्टिगेशन करना काम है हमारा? नहीं। ऑडिटर्स आर वॉच डॉग नॉट ब्लड हॉन्ड। हम काटने वाले कुत्ते नहीं, हम भूखने वाले। हमें खाली रिपोर्ट करना है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हुआ है, ऐसे लग रहा है, ये सारे एविडेंस है। हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं जिसने चोरी किया वो मिल गया, आपने उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया, मार रहे हो, बता चोरी किया कि नहीं किया। आप लोगों को वो पावर्स नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेंगी वो सब, हमारा काम है खाली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इसको विस्टल ब्लोअर भी बोलते हैं। क्या एक वर्ड है आपको जैसे आज हम लोग गेम खेलने वाले हैं 4 बजे, तो फायर ऑन द माउंटेन रन रन रन, समझ में आ रहा है ना? इतना ही बोलना है। डोंगराला आग लागली, हाँ। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही कुछ गड़बड़ दिखती है तो आपको मन में ऐसे नहीं रखना है। ऑडिटर यूजुअली ऐसे रहता है, यूजुअली ऑडिटर ऐसे रहता है, आंखें खुली रहती है और कान। ऐसे नहीं रहना है ऑडिटर को।
ऐसे भी नहीं रहना है ऑडिटर को, ऑडिटर को ऐसे रहना है। बोलना यूजुअली नहीं है, लेकिन फ्रॉड मिल गया और जिसके आपके पास क्या है, एविडेंस है, अभी आपको विस्टल ब्लो करना है। विस्टल ब्लो करना मतलब सीटी बजाना, ठीक है ना, दैट इज विस्टल ब्लोइंग। मतलब विस्टल ब्लो मतलब पता चला आप गए ऑडिट पे आपको फ्रॉड मिला, सब मिलके सीटी बजा रहे हो विस्टल ब्लोअर इज अ कॉन्सेप्ट। आपको सीटी नहीं बजानी है, आपको ईमेल लिखना है टॉप मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, इनकम टैक्स को, वो आपकी पावर में आता है, उसको विस्टल ब्लोअर बोलते हैं। लिटरली नाके पे जमा होके सीटियाँ नहीं मारनी है। कभी कभी मतलब डर लगता है मुझे कि पता चला मुझे क्लाइंट का फ़ोन आ गया, सर आपके बच्चे सीटियाँ बजा रहे हैं